नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी बता दें आपको कि देश की राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ ही घने धुंध की परत छाई हुई है। ठंड और प्रदूषण ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का AQI जो है वो 300 से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और इस बार जनवरी की ठंड ने पुराने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए हैं। जनवरी 2023 के बाद से ये सबसे ज्यादा ठंड वाले दिन माना गया है। गौरतलब है कि 16 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान जो है वो 1.4 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि इस बार 13 जनवरी 2026 को न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के कई प्रमुख शहरों में भी तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ठंड, कोहरा और प्रदूषण के चलते लोगों को खासतौर पर सुबह और रात के समय सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। ऐसे में दिल्ली में बेहद ही खराब प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में शीतलहर का भी कहर जारी है। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव की ओर से चूड़ा और दही भोज का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। तेज प्रताप यादव ने बताया कि उन्होंने खुद तेजस्वी के आवास पर जाकर उन्हें भोज का नियंत्रण दिया था और इसके बावजूद वो नहीं पहुंचे। तो वहीं राबड़ी देवी भी इस आयोजन में शामिल नहीं हुई। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव कार्यक्रम में आए और उन्हें आशीर्वाद दिया। हालांकि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण लालू यादव थोड़ी देर रुकने के बाद वापस लौट गए। चूड़ा दही भोज को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि पक्ष और विपक्ष सभी के पास जाकर आमंत्रण दिया गया है और सभी मंत्री विधायक को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रित किया गया है। परिवार के सभी लोगों को जाकर आमंत्रित किया गया। पिता लालू जी आए और आशीर्वाद दिए हैं। वहीं तेजस्वी के नहीं आने पर तेज प्रताप ने कहा कि हो सकता है कि जयचंद घेरे हुए हो, इसीलिए वो नहीं आए। आ रहे हैं, पिताजी आगे आशीर्वाद दिए, गवर्नर साहब आए वो भी आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दिए उन्होंने, गवर्नर साहब भी आए उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। तब बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हुए कुछ नया काम करना है आगे। और उसके बाद पूरे बिहार में यात्रा लगेगा। हमने न्योता भेज दिया है। हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा लेट से सो के उठते हैं। अशोक चौधरी जी आ रहे हैं। पिताजी आगे आशीर्वाद दिए, गवर्नर साहब। तो वहीं बीजेपी बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के सरकारी आवास में आग लगने की घटना सामने आई है। आवाज जो है वो लुटियंस जोन में स्थित 21 मदरसा टेरेसे में लगी है, जहां पर बुधवार सुबह करीब 8 बजे घर के एक कमरे में रखे बेड पर अचानक से ही भीषण आग लग गई और आग की लपटें उठती देखकर तुरंत ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। शुरुआत में फायर विभाग को कोठी नंबर 2 में आग की जानकारी मिली थी, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि आग जो है वो कोठी नंबर 21 में लगी है, यानी कि रविशंकर प्रसाद के आवास में लगी है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। फिलहाल दमकल विभाग और पुलिस की टीम आग लगने के सही कारणों की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। तो उधर ईरान में 28 दिसंबर से जारी भीषण विरोध प्रदर्शन के बीच हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार अब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ रिपोर्ट में ये भी आंकड़े सामने आए हैं कि 2500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मदद रास्ते में है। ट्रंप ने ईरान के लोगों के विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रखने की अपील की है। वहीं ईरानी सरकार ने आंशिक रूप से कुछ पाबंदियां हटाई हैं, जिसमें लोग कई दिनों से विदेश में फोन कॉल नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इंटरनेट और SMS सेवाएं अभी भी ठप है, जिससे देश के अंदर बाहर संपर्क बेहद ही सीमित बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तीखा संदेश जारी करते हुए ईरानियों से विरोध प्रदर्शन तेज करने का आह्वान किया है। उन्होंने लिखा है कि ईरानी लोग प्रदर्शन जारी रखें और अपने संस्थाओं पर कब्जा करें, हत्यारों और अत्याचारियों के नाम सुरक्षित रखें। उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। जब तक हत्याएं बंद नहीं होगी, मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी है। मदद रास्ते में है।
ट्रंप ने कहा है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि ईरान में हत्याओं का पैमाना जो है वो बेहद ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि वो बहुत बुरी तरह से गलत व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें मानवता दिखानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका उसी अनुसार कार्रवाई करेगा। तो उधर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर रेट से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर क्षेत्र में 12 और 13 जनवरी 2026 की दरमियान रात को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। हत्या के एक मामले में वांछित 2 शातिर अपराधियों को पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इन आरोपियों से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी के लिए जैन कॉलोनी हरमपुर के जंगल इलाके में ले जाया गया। इसी दौरान वो पीछे से छिपाए गए अवैध हथियारों से आरोपियों ने अचानक से ही पुलिस दल पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी, जिससे स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी और वो मौके पर ही काबू में पाए गए। इसके बाद से उन्हें इलाज के लिए तुरंत ही अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपी 6 जनवरी 2026 को दिल्ली के वजीराबाद इलाके में हुई एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की वारदात में शामिल थे और उसी मामले में उनकी तलाश की जा रही थी। मुठभेड़ स्थल से 2 अवैध देसी तमंचा और इस हत्या में इस्तेमाल किए गए थे और 2 खोखा भी बरामद किया गया है। तो वहीं गाजियाबाद में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की संवेदनशीलता और सक्रिय कार्यशैली एक बार फिर से देखने को मिली। कार्यक्रम में क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में आए एक नागरिक ने अपनी परेशानी रखी और बताया कि उन्होंने एक निजी फाइनेंस कंपनी से मकान के लिए ऋण लिया था, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण वो समय पर किस्तें नहीं चुका पाए और इसी वजह से कंपनी की ओर से उन्हें घर पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे वो काफी मानसिक दबाव में थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत ही संबंधित फाइनेंस कंपनी से संपर्क किया और नियमों के तहत फिलहाल कब्जे की कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि जहां एक और लोगों को राहत देना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर ऋण से जुड़े मामलों में कानूनी प्रावधान का पालन भी अनिवार्य है और इस तत्काल हस्तक्षेप से पीड़ित नागरिक को बड़ी राहत मिली है और उसने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम अनुराग सिंह है, मैं क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा पीरामल फाइनेंस से मेरा एक होम लोन था, तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास उनके नोटिस आ रहे थे बार बार के पैसे जमा करने के लिए। मैंने काफी सारा पैसा जमा भी कर दिया इसमें, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे और बोल रहे हम आपसे 10/1/2026 को पोजेशन लेने आ रहे हैं। तो मैं जिलाधिकारी महोदय के पास आया, उन्हें मैंने अपनी सारी समस्या बताई। उन्होंने मेरी समस्या का समाधान करने के लिए मुझे टाइम दिया है कि ठीक है आप इतने दिन में पैसे वैसे जमा कर दो या उसे खाली कर देना, तो मेरा तुरंत निस्तारण किया है। तो वहीं मेरठ जनपद में हुई एक युवक की निर्मम हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर जिला कलेक्टर परिषद में धरना प्रदर्शन किया। हाथों में मृतक की तस्वीर लेकर परिवार के सदस्य आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते नजर आए। परिवार का कहना है कि उनका बेटा काम से लौटकर घर आया था और कुछ पैसे जमा कर बाइक खरीदने की योजना बना रहा था और इसी उद्देश्य से वो मेरठ में अपनी मौसी के घर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। परिजनों के अनुसार युवक अपने साथी करीब 80,000 रुपए लेकर निकला था और रास्ते में वो कुछ लोगों के संपर्क में आया, जिन्होंने उसके पास मौजूदा पैसे को देख लिया और उसे बहला फुसला कर अलग जगह पर घुमाते रहे। आरोप है कि बाद में उसे जंगल में ले जाकर डीजल डालकर जिंदा जला दिया गया। परिवार का कहना है कि पुलिस ने मामले में केवल एक नाबालिग को आरोपी बताया है, जबकि उनके अनुसार ये घटना अकेले किसी एक व्यक्ति के बस की नहीं है और इसमें कई लोग शामिल हैं। इसके साथ ही अब पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वो घर से काम पे से आया था 15 दिन का काम करके। कहाँ से? मोदी नगर के आसपास, मुरादनगर काम पे गया हुआ था 15 दिन से। अपने सारे पैसे इकट्ठे करके आया, कुछ और पहला पेमेंट भी रुका हुआ था। मेरे से बोला, इतवार की रात को आया था वो करीबन 12 बजे के करीब। सोमवार को सुबह उठा, नहाया धोया, मेरे से बोला बहन मैं मौसी के जाऊंगा और मैंने अपने सारे पैसे ले लिए हैं और मैं बाइक खरीदूंगा और जो कुछ कम पड़े तो मैं मौसी से ले लूंगा। वो यहाँ से बता रहा था कि मैं 80,000 के करीब मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं पैसे और उनमें से मुझे उसने 3,000 रुपए दिए कि तू घर का राशन ले आइयो। और फिर उसको बीच में ही सकौती से उसने टेम्पू लिया
और टेम्पू से वहाँ पे आया सलावा गांव पे। किसने बताया आपको ये मेरी मौसी के यहाँ से पता चला। पुलिस ने क्या कहा जब पुलिस के पास? पुलिस ये कह रही है अकेला बच्चा है और कोई नहीं है, इनकी डीजे के ऊपर गाना बजाने के ऊपर लड़ाई हुई है और बस ये इस तरह हाथापाई में मारा गया। तो वहीं मुजफ्फरनगर शहर के एक बैंकेट हॉल में भारतीय किसान यूनियन की ओर से युवा कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय स्तर के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ट्रैक्टर पर सवार होकर सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और पूरे परिषद में संगठन के समर्थन में नारे गूंजते रहे। और इस सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को संगठन की विचारधारा और कार्यशैली से जोड़ना और उन्हें आंदोलनों की गंभीरता समझाना था। कार्यक्रम के दौरान मंच से युवाओं को कड़ा संदेश भी दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि आजकल धरना प्रदर्शन और पंचायत जैसे शब्दों का महत्व कम समझ में आ रहा है और कुछ लोग केवल कुछ ही घंटों के लिए बैठकर उसे धरना कह देते हैं, जबकि असल धरना वही होता है जो पूरी तैयारी और दृढ़ संकल्प के साथ लंबे समय तक चला। नहीं, युवाओं को नहीं और दूसरे वालों को सबको ही बताया इसका। तो धरना प्रदर्शन, पंचायत, महापंचायत, मीटिंग, ये इसके 4-5 वर्ड हैं। अब सबने छोड़कर के ले जी धरना दे रहे 3 घंटे नाम धरने का। धरना तो लास्ट का शब्द है और धरने में तो बोरिया बिस्तर घर से बांध के जा 72 घंटे की डेडलाइन दी वो कम से कम दे दी। अगर कोई देगा, उमाया आदमी दे सके, 72 घंटे में आ जाए, समझौता भी हो जाएगा तो रहिए घर के बाहर। ऐसे ही आपके पुरकाजी के मोनू प्रधान है, उन्होंने छपाट टोल पे धरना दिया रात और फिर खत्म भी कर दिया 2.5 घंटे। हाँ, पूछ जाएंगे, उससे भी पूछ जाएंगे। नाम धरने का क्यों दे पंचायत का? तो मतलब ये जो आपकी युवा टीम है, ये आपके दिशा निर्देश में कम चल रही है आजकल? हाँ, कम चले। युवा वाला भाई सींग ज्यादा मार। युवा की इंटरनेशनल उम्र है 35 साल। छाई उनके घर ऊपर ना जाए और पानी ठीक निकले। वहां पे गांवों में आरओ का सिस्टम लगे, जो बाहर पोल्यूटेड पानी निकलता है वो पानी ठीक हो और सड़कों पर टाइल्स लगे। जिले में पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 अलग अलग नामों पर बने फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि ये लोग अपनी असली पहचान छुपाकर अलग अलग इलाकों में नाम बदलकर भीख मांगते थे। पुलिस को इनकी गतिविधियों को लेकर पहले से खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर नगर कोतवाली क्षेत्र के न्यायपुर इलाके में इन्हें हिरासत में लिया गया है। तलाशी के दौरान उनके पास से हिंदू और मुस्लिम दोनों नामों से बने आधार कार्ड मिले हैं, जिससे साफ हुआ है कि इन्होंने जानबूझकर अपनी पहचान बदलने के लिए दस्तावेज तैयार कराए थे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है नोएडा से, जहां पर ममूरा गांव में निर्माण के दौरान बड़ा हादसा टल गया है और गहरी खुदाई से पुराने मकान का हिस्सा गिर गया है। मजदूर जो है वो मलबे की चपेट में आकर चोट आ गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को किसी तरह नियंत्रण में लिया है। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र में सेक्टर 66 स्थित ममूरा गांव में सोमवार को एक निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां पर एक गहरी खुदाई के दौरान पास में बने पुराने मकान की नींव कमजोर हो गई, जिससे उसका एक हिस्सा अचानक से ही भरभरा कर गिर पड़ा और इस हादसे में वहां पर काम कर रहे एक मजदूर मलबे की चपेट में आ गया और उसे चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। बताया गया है कि निर्माण के लिए एक पिलर लगाने हेतु काफी गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था, जिससे पास के मकान की दीवारों को सहारा देने वाली जमीन खिसक गई और मकान का एक भाग गिर गया। घायल मजदूर को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई है, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों को नियंत्रित कर लिया है। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है और पूरे मामले की जांच करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घर में काम कर रहे थे, दीवार पूरे पलट गया है न, तब चिल्लाया सब है न, तब हम सब भागे घर से निकल के है न। कितने लोगों का घर गिर गया? 5 लोग के। और घायल कितने लोग हुए हैं? 2 लोग हुआ, लेबर था। तो आप लोगों को कहानी कहता कि यहाँ पर घर बन रहा है, कमरा खाली कर दीजिए? नहीं, मालिक कुछ नहीं बोला कि हाँ कम। कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? 5 घर के सामान नुकसान हुआ। घर में काम
तो वहीं नोएडा में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की 10 मिनट डिलीवरी सेवा पर सरकार ने रोक लगा दी है और इसके तहत जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म अब अपने ग्राहकों तक 10 मिनट में सामान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। ये निर्णय जो है वो श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया गया है और इस कदम के पीछे हैदराबाद में हाल ही में हुई एक सड़क हादसे का मामला है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि उस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म ने अपने कर्मचारी नहीं माना था, जबकि वो डिलीवरी का काम में लगा हुआ था और इस घटना ने क्विक डिलीवरी मॉडल के खतरों को उजागर किया है। नोएडा में ये निर्माण डिलीवरी कर्मचारी के लिए राहत का कारण बना हुआ है और ऐसे में पहले जो था वो 10 मिनट के समय सीमा के बदलाव में डिलीवरी बॉय तेज गति से काम करने को मजबूर होते थे, जिससे अक्सर सड़क हादसे होते थे। कई बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए लाल बत्ती पार करना पड़ता था और तेजी से वाहन चलाते हुए चालान कट जाता था, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये कदम कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है और अब प्लेटफॉर्म बिना समय के दबाव के सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित कर सकेगा, जिससे कर्मचारियों की जान और सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता दी जा सकेगी। क्योंकि हम लोग को पेशेंस ज्यादा होता था कि और 10 मिनट डिलीवर करना ही है, उसके वजह से हम लोग कई बार जैसे रास्ते में एक्सीडेंट होता था और मेंटल टॉर्चर भी होता था। तो इस फैसले से हम लोगों को बहुत खुश है। करना पड़ता था उस टाइम कई एक्सीडेंट घटना वहाँ पर बहुत होता था। मेरा तो फंस चुका है, मेरा हाथ अभी टूटा हुआ है, अभी भी काम कर ही रहा हूँ। बहुत अच्छा है सरकार के इसको फैसले हम लोग बहुत अच्छा मेरा जो नहीं है 18 में मेरा पप्पू कुमार है। क्या फैसला है ये तो, क्योंकि इसके वजह से बहुत ज्यादा रिस्क था हमारे लिए। कभी रेड लाइट जंप करना पड़ता था, कभी ट्रैफिक में इधर उधर करके निकलना पड़ता था, क्योंकि अगर हम लेट हो रहे हैं तो हमारे पे ही लगता था, पेनाल्टी हमारे पे ही लगती थी, राइडर पे ही। चाहे वो फिर कभी डिनाइल करके कभी लेट ऑर्डर करके कुछ ना कुछ लगा ही देते थे हम पे। रहता था वहां से कस्टमर का कॉल आता था और इधर से इनका जोमेटो वाले का भी कॉल आता था कि आप लेट कर रहे हो। भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया और उनकी सुनी भी गई है। बहुत अच्छा फैसला है अगर ये चल जाए तो। हाँ बढ़िया है ना, अब तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा। मेन टाइम का ही प्रेशर होता है, बस एक अर्निंग का और देख ले बस। उसमें प्रेशर होता है कि ऑर्डर मारोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, नहीं मारोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा। और 10 मिनट में कोई प्रेशर नहीं। ऑर्डर डिले का मैसेज आता है, हम डिले कर देंगे तो पहाड़ टूट जाएगा। रेस्टोरेंट आधा घंटा 1 घंटा डिले करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते रहो। कोई खुशी नहीं है। मेरा ये फिक्स सैलरी करवा दो ना, तो हम जाने की एक वर्कर के लिए काम कर रहे हो। कोई सैलरी फिक्स नहीं है, प्रेशर है। ऑर्डर नहीं, अगर डिले हुआ, ऑर्डर डिले हो रहा है तो हमारा घाटा है। हम वेट कर रहे हैं, वेटिंग टाइम कभी कभी किसी में दे देता है, किसी में नहीं देता है। रेस्टोरेंट ऑर्डर रेडी करके बैठा है, ऑर्डर नहीं दे रहा है, राइडर के ऊपर आता है रॉन्ग एक्शन। मैं दिखा दूं अभी एक डिलीवरी बॉय पर जो 10 मिनट की समय सीमा थी उसको केंद्र सरकार ने हटा दी है। आपको बता दें, एक केंद्र सरकार ने बैठक के दौरान स्विगी, जोमेटो और कई अन्य संस्था थी जहां पर उनको एक बैठक के दौरान बताया गया कि जो 10 मिनट का जो डिलीवरी बॉय पर समय सीमा है, डिलीवरी बॉय के लिए जो समय सीमा है उसको हटा दिया जाए। कहीं ना कहीं जो डिलीवरी बॉय होता था उसे 10 मिनट में जो ऑर्डर देना होता था, ऑनलाइन प्रोडक्ट जो भी होता था उसको देना होता था। कहीं ना कहीं डिलीवरी बॉय जो लगातार एक्सीडेंट भी होते थे, कहीं ना कहीं अपनी जो खुद की सुरक्षा थी उसको त्याग कर पहुंचना होता था, जगह पर पहुंचना होता था, रेड लाइट को तोड़ते हुए जाते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ डिलीवरी बॉय में खुशी की राहत भी है और कुछ में अभी भी कहीं ना कहीं डिलीवरी बॉय में नाराजगी भी है, क्योंकि वो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तो 10 मिनट वाली जो समय सीमा है उस पर मामला आया है। कहीं ना कहीं जो एक टारगेट है उस पर भी कोई बात होनी चाहिए। नोएडा सरबाज खान, डेली 24। तो वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई मिसाल बनने जा रहा है। ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसे IGBC ग्रीन कैंपस का प्रमाण मिलेगा, जिसे इसे देश के सबसे हरित और प्रदूषण के लिहाज से सुरक्षित हवाई अड्डे में शामिल करता है। एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन को इस तरह तैयार किया गया है कि बिजली, पानी और कचरे की खपत न्यूनतम रहे, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव काफी कम हो सके। और यहाँ पर यात्रियों की सुविधा और स्वच्छ ऊर्जा का भी बढ़ावा देने के लिए पार्क क्षेत्र में लगभग 20% हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, जबकि एयर साइड पर उपयोग होने वाले सभी वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होंगे।
तो वही खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस ने 48 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी और जांच से किसी तरह मामले की गुत्थी सुलझाई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गाजियाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है और हाल ही की हत्या की घटना में पुलिस ने मात्र 48 घंटे के भीतर आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल जांच और स्थानीय सूचनाओं का व्यापक उपयोग किया। इस जांच में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई 2 तमंचा, 2 खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने चेकिंग और मुठभेड़ जैसे ऑपरेशन के माध्यम से अभियुक्तों को दबोचा है और उन्हें न्याय की कटघरे में लाने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ऐसे में पुलिस ने मात्र 48 घंटे के अंदर बड़ी घटना को उजागर किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी साझा की है। दिनांक 10/1/26 को थाना टोनिका सिटी पर एक वादी द्वारा उनके छोटे भाई सुफियान की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दिए जाने के संबंध में तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उसके बाद से इस अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना टोनिका सिटी पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में कल दिनांक 12/1/26 को इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को पुस्ता रोड से थाना टोनिका सिटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम संदीप निवासी वजीराबाद दिल्ली, दिव्यांशु उर्फ रॉकी निवासी विजय विहार एवं साहिल निवासी विजय विहार हैं। इन तीनों के पास से आला कत्ल भी बरामद हुए और उसके बाद जब और भी इससे पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि इन तीनों का विशेषकर संदीप और दिव्यांशु का जो मृतक सुफियान है उससे पैसे को लेन देन का विवाद था करके सुफियान की हत्या कर दी और उसके बाद से वो घटना स्थल से फरार हो गए थे। जिसके उपरांत सीसीटीवी फुटेजेस और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर इन तीनों को कल गिरफ्तार किया गया था एवं अग्रिम गति कार्रवाई अब की जा रही है। मेरठ में हुई एक गंभीर घटना की पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की यात्रा गाजियाबाद में ही रुक गई। पार्टी की सीमापुरी विधायक जीत सिंह और साथ ही उनके साथ 4-5 नगर निगम पार्षद मेरठ के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया है। अधिकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी और सभी को कौशाम्बी थाने ले जाकर कुछ समय के लिए रोक दिया। आप नेताओं ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अलोकतांत्रिक बताया और कहा कि ये जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का उल्लंघन है। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य केवल पीड़ित परिवार से मिलना और उन्हें सांत्वना देने का था, फिर भी उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने इस कदम को कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से गलत बताया और साथ ही अधिकारियों का कहना है कि हालातों को देखते हुए किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है और इस घटना ने राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद को जन्म दिया है, क्योंकि इसे जनप्रतिनिधियों के अधिकार और नागरिकों की भावनाओं के साथ संवेदनशीलता के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश आगामी 24 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस का 76वां साल पूरा करने जा रहा है और ये दिन प्रदेश के लिए बेहद ही खास महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी और इससे पहले ये क्षेत्र संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। स्थापना दिवस को पहली बार पूर्व राज्यपाल राम नाईक की पहल पर मनाया जाता है और ऐसे में इस बार भी प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रमों और साथ ही तैयारियों का जोर शोर से आयोजन किया जा रहा है। गाजियाबाद में इस अवसर को लेकर स्थानीय जनता की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसके साथ ही संवाददाताओं ने जब लोगों से बातचीत की तो उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों और विकास प्रयासों की सराहना की। 24 जनवरी को आगामी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ उन्होंने बदलाव देखे हैं उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ बदलाव देखना चाहती है। इस समय मेरे साथ में उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद कुछ निवासी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ बदलाव उन्होंने देखने को मिले और क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं। सर, क्या नाम रहेगा आपका? विकास कुशवाहा हुआ। मैं प्रतीक ग्रैंड सिटी निवासी हूँ और जैसा कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं उत्तर प्रदेश दिवस के लिए, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, हमारा सौभाग्य है कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और खास करके इसमें योगी आदित्यनाथ जी जब से 2017 से आए, उन्होंने शासन संभाला हुआ है, तब से लेकर और पहले का उत्तर प्रदेश की हम यदि परिकल्पना करते हैं तो आज हमें बहुत चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। जैसा योगी प्रशासन और पुलिस प्रशासन, क्राइम रेट, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाईवे,
एयरपोर्ट, ये सब सारी चीजें बहुत तेजी से बदला है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने में हम सबको भी सहभागिता देनी चाहिए मुख्यमंत्री के इस विजन में। जी बिल्कुल, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश देखना चाहते हैं, और सर क्या नाम रहेगा आपका? राजेश गुप्ता। आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं यूपी को आगे, और अब तक आपने क्या देखा है, कुछ जान बताएं। देखिए, सन 2017 के पहले तो हमने उत्तर प्रदेश को सिर्फ क्राइम प्रदेश के नाम पे ही जाना है। जब सपा और बसपा की सरकार थी तो वहाँ पे नेता कम गुंडे ज़्यादा होते थे और शासन प्रशासन उसी हिसाब से चला करता था। लेकिन 2017 के बाद से जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें किसी चीज़ की लोभ लालच नहीं है, उनके शासनकाल में जो बदलाव हुआ है, जिस कदर क्राइम कम हुआ है, जिस कदर व्यापार उद्योग हमारे प्रदेश में बढ़ा है, जिस कदर शिक्षा की बढ़ोतरी हुई है, जिस कदर सड़कें पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर मैं कहूँ तो पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे आज की डेट में बन चुके हैं। तो जिस हिसाब से हम ग्रोथ कर रहे हैं और हमारा उत्तर प्रदेश जिस कदर उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में इस राज्य का नाम हो रहा है। और जब मैं किसी अन्य राज्य में जाता हूँ और मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को हमारे राज्य में भेज दो, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बना दो। तो वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे इतना प्रेम करते हैं और उन्हें इतना चाहते हैं कि वो भी अपने राज्य में चाहते हैं कि इसी प्रकार की सुव्यवस्था हो और माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ का भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी श्री आदित्य योगीनाथ जी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।